दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। 15 नवंबर से जारी होगा स्कॉलरशिप हेल्पलाइन। झारखंड में स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जिन्हें नहीं मिल पाई है, स्कॉलरशिप मिलने में जिन्हें देरी हो रही है, जो छात्र परेशान हैं, छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। 15 नवंबर से स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू किया जा रहा है। इसमें छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। मीडिया की खबरों को माने तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलने में हो रहे विलंब से छात्रों को हो रही असुविधा से परेशानी को कम करने के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है। बता दें कि आधिकारिक ट्विटर यानी एक्स पर आईएएस अजय नाथ झा ने लिखा है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलने में हो रहे विलंब से छात्रों को हो रही असुविधा से हम अवगत हैं और शीघ्र भुगतान के लिए प्रतिबद्ध प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि भुगतान में विलंब का मूल कारण सिंगल नोडल अकाउंट यानी एसएनए व्यवस्था में हुई तकनीकी समस्या है। इसके समाधान हेतु उच्च स्तर से पहल कर तत्काल राज्य सरकार द्वारा उपबंधित बजट की राशि आवंटित की जा रही है। विजयादशमी के दिन इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आहट है। चक्रवाती तूफान के कारण से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश का पूर्वानुमान है। विजयादशमी में घूमने फिरने के योजना पर पानी फिर सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों में बारिश हो सकती है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय पात्रा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के कारण यह बारिश हो सकती है। यह दबाव बहुत जल्द गहरे दबाव और फिर 23 अक्टूबर तक तेज होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। डॉक्टर पात्रा ने बताया कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। झारखंड में 15 नवंबर से नई योजनाएं लाएंगी हेमंत सरकार। झारखंड में 15 नवंबर यानी झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार अभियान 3 की शुरुआत करेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो इस दिन बड़े पैमाने पर योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की तैयारी चल रही है। खबरों को माने तो इसी दिन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ राज्य सरकार एमओयू करेगी। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एक ही कैंपस में तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल, बिजनेस आदि की सुविधा देगी। यह अपने आप में एक अलग तरह का विश्वविद्यालय होगा। साथ ही 15 नवंबर को रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चेन्नई की आधारशिला रखी जाएगी, जहां प्रथम चरण में ओपीडी आरंभ होगी। बाद में 250 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। बता दें कि 15 नवंबर से शुरू होने वाले आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण के तहत प्रत्येक पंचायत व प्रखंड में अभियान चलाए जाएंगे। आने वाले साल का बजट तैयार करने में जुटी राज्य सरकार। झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी में हेमंत सरकार जुट गई है। खबरों को माने तो वित्त विभाग ने आगामी बजट प्रस्ताव तैयार करने को लेकर सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही सरकार की प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं, जिसके आधार पर ही बजट प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। साथ ही विभागों से प्रस्ताव मिलने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। वित्त विभाग ने अपने दिशा निर्देश में सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए झारखंड के सतत एवं समावेशी विकास के लिए बजट तैयार करने को कहा है। साथ ही बजट प्रस्ताव के गठन में झारखंड सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे जाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। खबरों को माने तो वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है
कि विगत वर्षों में शुरू की गई योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए न केवल सम्यक प्रयास किए जाएं, बल्कि इस तथ्य का ध्यान रखा जाना जरूरी है जिन योजनाओं ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 283 स्पेशल ट्रेन चलाने का किया ऐलान। इंडियन रेलवे आम लोगों के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। हर दिन करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं और त्योहारों के समय ट्रेन से सफ़र करने वालों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो जाता है। अगले कुछ दिनों में दिवाली और छठ का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में रेलवे ने कुल 283 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान करते हुए जानकारी दी कि 283 स्पेशल ट्रेनें दिवाली और छठ के समय यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए कुल 4,480 फेरे लगाएंगी। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी को माने तो पूर्व मध्य रेलवे कुल 42 स्पेशल ट्रेन को चलाने वाला है जो 512 फेरे लगाएगी। वहीं पश्चिम रेलवे 36 स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगी। यह ट्रेनें कुल 1262 फेरे लगाकर यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे 24 स्पेशल ट्रेनों के द्वारा कुल 1208 ट्रेनों का संचालन करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि नई दिल्ली, आनंद विहार, पटना, सहरसा, जोगबनी, गोरखपुर, बरौनी, मुजफ्फरपुर, गया, लखनऊ, दरभंगा, कटिहार आदि जैसे शहरों से आने जाने वाले यात्रियों को इस त्योहारी सीजन में सुविधा मिलेगी। साथ ही इसके अलावा इस त्योहारी सीजन में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर भी सख्ती करने की तैयारी है। इसके लिए रेलवे ने स्पेशल अभियान चलाने जा रहा है। एनटीए अब नहीं कराएगा आईआईटी और एनआईटी एंट्रेंस एग्जाम। देश में आईआईटी और एनआईटी के प्रवेश के लिए होने वाली जेईई परीक्षा अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए नहीं कराएगा। यह परीक्षा अब जेईई एपेक्स बोर्ड जेएबी करवाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एपेक्स बोर्ड की संरचना और गठन के संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है। जेईई मेन के स्कोर के आधार पर 32 एनआईटी और जेईई एडवांस के आधार पर देश भर की 26 आईआईटी में दाखिला होगा। गौरतलब है कि जेईई में 12 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं। आईआईटी में दाखिला के लिए जेईई मेन में मेरिट हासिल करने वाले छात्र जेईई एडवांस की परीक्षा देते हैं। जेईई एडवांस परीक्षा में अच्छा स्कोर करने वाले छात्रों को आईआईटी में दाखिला मिलता है, जबकि एनआईटी में जेईई मेन के रिजल्ट के आधार पर दाखिला होता है। अभी तक यह दोनों एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी एनटीए की थी, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल के बाद अब एनटीए यह एग्ज़ाम नहीं करवाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं के लिए नए बोर्ड का गठन किया है। यह नया बोर्ड ही आगे से आईआईटी और एनआईटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित इस बोर्ड का नाम जेईई एपेक्स बोर्ड है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 12वीं पास के लिए निकली भर्ती। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है। आईओसीएल अप्रेंटिस भर्ती 2023 अभियान के माध्यम से विभिन्न ट्रेड्स में कुल 1720 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 20 नवंबर 2023 तक का समय दिया गया है। ट्रेनिंग पीरियड 12 से 24 महीने का होगा। ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स चेक करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बता दें कि ट्रेड वाइज अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता अलग अलग है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्स, 12वीं पास बीएससी, बीए, बीकॉम, संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 31 अक्टूबर 2023 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष तक होनी चाहिए। हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी,
पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट सरकार के अनुसार छूट दी जाएगी। एसबीआई ने दी अपने ग्राहकों को खुशखबरी, लाखों लोगों ने उठाया फायदा। कुछ महीने पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने सीनियर सिटीजन और विकलांगों के लिए खास सुविधा शुरू की थी। इसमें घर पर ही बैंक ने कैश डिपॉजिट के साथ फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधा का लाभ ले सकते थे। अब इस योजना का असर देखने को मिल रहा है। लाखों ग्राहकों ने अपने रिव्यू के जरिए इस सर्विस को खास बताया है। दरअसल इस ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी के लिए लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह है। बैंक के पोर्टल पर रिव्यू की बात करें तो इसे 4.7 स्टार दिए गए हैं। साथ ही बैंकिंग कामों को भी इस ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएसपी ने आसान बनाया है। बैंक के लगभग 75% कामकाज इस सुविधा के जरिए किए जा सकते हैं, जिससे ग्राहकों के साथ साथ बैंकों को भी आसानी देता है। एसबीआई ने आगे के लिए अपनी प्लानिंग पर बात करते हुए कहा है कि हम अभी डोर स्टेप सुविधाओं पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कई सुविधा आपको देखने को मिल सकती है। बता दें कि एसबीआई के ग्राहकों की संख्या इस समय करोड़ों में है। ग्राहकों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े तो उसके लिए बैंक की तरफ से कई साल पहले घर बैठे खाता खोलने की सुविधा दी थी। इसके बाद अब ज़्यादातर सरकारी बैंक इस सुविधा को अपना रहे हैं। झारखंड के कुछ इलाकों में इस दिन बारिश की संभावना। दशहरा के दौरान झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि अभी इसकी संभावना काफ़ी कम है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व व ईस्ट सेंट्रल के सीमावर्ती इलाकों में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके कारण से बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश की आशंका 2 दिन है। यह बारिश झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य हिस्से में हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार रांची समेत आसपास के इलाकों में 22-23 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा, जबकि 24 व 25 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं बारिश की बात करें तो 24 अक्टूबर को झारखंड के उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भागों में, 25 अक्टूबर को झारखंड के पूर्वी व निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 26 और 27 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व व ईस्ट सेंट्रल के सीमावर्ती इलाकों में निम्न प्रेशर का एरिया बना हुआ है, जहां यह सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन में परिवर्तित होगा। इसके बाद यह सिस्टम आगामी 3 दिनों में उत्तर से उत्तर पश्चिम होते हुए बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल के तटीय सीमावर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ेगा। झारखंड में 314 मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को दिया गया 93,30,000। झारखंड में परोपकार कोष से झारखंड पुलिस के 314 मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को 93.30 लाख की सहायता राशि दी गई है। बता दें कि 1 सितंबर को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में इसको लेकर मीटिंग हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि आश्रितों को सहायता राशि दी जाए। उस दिन की बैठक के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि इस बैठक में एडीजी मुख्यालय, एडीजी अभियान, आईजी प्रोविजन, डीआईजी कार्मिक, डीआईजी सीआईडी, झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए थे। भारत में कोविड-19 के मिले 12 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 265 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से रविवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों को माने तो देश में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,33,291 हैं। वहीं संक्रमण के कुल मामले
4,50,01,052 हो गए हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,67,496 हो गई है। देश में संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक कोविड-19 टीकों की 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। हाँ, साइबर विशेषज्ञों ने भारत में डेटा सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। भारत में डिजिटल बदलाव और उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास पूरी गति से हो रहा है, लेकिन साइबर विशेषज्ञों ने डेटा की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसे देश को अपने पड़ोस के विरोधियों और बड़े घोटालों को देखते हुए प्रतिबंधित करना होगा। सिंगापुर साइबर वीक 2023 के अवसर पर विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकीविदों और व्यावसायिक अधिकारियों को प्रौद्योगिकी संचालन खतरों से निपटने के लिए सहयोग करते हुए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना चाहिए। सिंगापुर साइबर वीक 2023 17 से 19 अक्टूबर तक यहां आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि पिछले 6 महीनों में ऐसे हमलों से 3 सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अनुसंधान और यूटिलिटी रहे। खुदरा, आतिथ्य, विनिर्माण और परिवहन क्षेत्रों को भी तेजी से साइबर सुरक्षा को लेकर कदम उठाना चाहिए। चेक पॉइंट की हालिया थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीनों में भारत में प्रत्येक संगठन पर औसतन प्रति सप्ताह 2157 बार हमले हुए, जबकि वैश्विक स्तर पर प्रति संगठन 1139 बार हमले हुए। अगस्त में सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी DPDP अधिनियम 2023 पारित किया था। झारखंड में पूरी तरह से सक्रिय मोड में है ईडी। झारखंड में ईडी सक्रिय मोड में है। खनन घोटाला, जमीन घोटाला के बाद अब शराब और बालू घोटाले में एजेंसी द्वारा शुरू की गई कार्रवाई से सतह से लेकर ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में हलचल मच गई है। अलग अलग मामलों में जांच का दायरा बढ़ता सीएम हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और राज्य के करीब आधा दर्जन आईएएस और राज्य सेवा के अफसरों की परेशानी बढ़ा सकता है। खबरों को माने तो ईडी पावर ब्रोकर्स और कई कारोबारियों पर भी लगातार शिकंजा कस रहा है। ईडी की जांच और कार्रवाई की वजह से झारखंड के 2 आईएएस अफसर पूजा सिंघल और छवि रंजन, ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, 8-9 बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, योगेंद्र तिवारी, सुनील यादव, टिंकल भगत सहित 20 से ज़्यादा लोग जेल भेजे जा चुके हैं। ताज़ा कार्रवाई शराब घोटाले में हुए हैं। बीते शुक्रवार को गुरुवार को शराब घोटाले के किंगपिन माने जाने वाले झारखंड के बड़े कारोबारी योगेंद्र तिवारी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। इसके पहले उससे 3 अलग अलग तारीखों में लंबी पूछताछ की गई। अब एजेंसी ने उसे 8 दिनों की रिमांड पर लेकर शनिवार से विस्तृत पूछताछ शुरू की है। झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 तैयार। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 तैयार की है। कर्मियों के ज्ञान, कौशल, प्रबंधकीय क्षमता और दृष्टिकोण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति की तर्ज पर नीति बनाई गई है। इसके तहत कर्मियों को 3 चरण में अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा। कर्मचारियों को सेवा में प्रवेश के समय 8 से 14 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद ही उनकी सेवा संपुष्टि की जाएगी। इसके बाद 6 से 8 वर्षों में एक बार 2 से 3 सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण होगा। अंतिम चरण में प्रोन्नति के बाद तुरंत बाद 3 से 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि के लिए राज्य प्रशिक्षण परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी। सभी विभागों में प्रशिक्षण प्रबंधक की नियुक्ति की जाएगी, जो प्रशिक्षण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल पदाधिकारी की भूमिका निभाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान या स्कीमा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बता दें कि स्कीमा विभागों की परामर्श विभागों के परामर्श से राज्य की प्रशिक्षण नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। झारखंड में 15 नवंबर से शुरू हो सकती है दाल वितरण योजना। झारखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से गरीबों की दाल वितरण योजना को 15 नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले नेफेड से MOU की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर झारखंड सरकार की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लगभग 65 लाख लाभुकों को प्रति परिवार प्रति माह 1 रुपये की अनुदानित दर से 1 किलो दाल वितरण की योजना बनाई है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 55 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने झारखंड के गरीबों को दाल के लिए 8,600 टन चना का आवंटन किया गया है। इसे मिलिंग के लिए नेफेड के पास भेज दिया गया है।